जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम द पीपल द मॉब और ये लिखी है कार्ल सैनबर्ग ने। इस वीडियो में मैं आपको पहले पोएम की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर कार्ल सैनबर्ग के बारे में आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो हमारी वीडियो के लिए रेलिवेंट हैं। उसके बाद मैं इस पोएम की आपको एक समरी दूंगी और उसके बाद हम उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये पोएम लिखी गई थी ईयर 1916 में सैनबर्ग की शिकागो पोएम्स नाम की एक कलेक्शन में। इस पोएम में वो वर्किंग क्लास की वॉइस को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं। सैनबर्ग ने ये पोएम सिर्फ शिकागो की वर्किंग क्लास के लिए लिखी थी, लेकिन ये पोएम किसी भी कंट्री की वर्किंग क्लास के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है। कार्ल सैनबर्ग जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो एक अमेरिकन पोएट और जर्नलिस्ट थे। जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए यही रेलेवेंट है कि वो एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे और पावर्टी की स्ट्रगल्स को उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी और बहुत ही करीब से देख लिया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और छोटे मोटे काम करने पड़े, जैसे बर्तन मांजना, ईंटें ढोना, खेतों में मजदूरी करना एट्सेट्रा। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो बेघर हो गए थे और होमलेसनेस का एक्सपीरियंस क्या होता है, सड़क पे रहने का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो भी उन्होंने देख लिया था। इतने हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद कार्ल सैनबर्ग एक बहुत ऊंचे मुकाम पे अपनी लाइफ में पहुंचे थे। उन्हें 3 पुलित्जर प्राइजेस मिले थे अपनी पोएट्री के लिए और अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी उसके लिए। तो वर्किंग क्लास की क्या पावर है और क्या पोटेंशियल है वो सैनबर्ग अच्छे से जानते थे और हमें इस पोएम में इस बात की एक झलक मिलती है। तो चलिए करते हैं समरी इस पोएम की, जिसका नाम है आई एम द पीपल द मॉब बाय कार्ल सैनबर्ग। पोएम का टाइटल है आई एम द पीपल द मॉब और आप जानते होंगे कि मॉब वर्ड एक डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड के लिए यूज होता है, एक ऐसी भीड़ जो कभी भी दंगे में उमड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर अपनी आइडेंटिटी उस मॉब के साथ कनेक्ट कर रहा है और प्राइड फील कर रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है टाइटल में, डिक्लेयर कर रहा है कि मैं वो पीपल हूँ, मैं वो मॉब हूँ। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए पोएम में देखते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन कहती है आई एम द पीपल द मॉब द क्राउड द मास। जिन सभी डेरोगेटरी वर्ड्स से वर्किंग क्लास को बुलाया जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स जो वर्किंग क्लास के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि द मॉब, द मास, द क्राउड, स्पीकर यहाँ पर प्राउडली कहता है कि मैं ही वो हूँ, मैं ही पीपल हूँ, मॉब हूँ, क्राउड हूँ, मास हूँ। वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कॉमन लोगों के साथ, वर्किंग क्लास लोगों के साथ। मतलब यहाँ स्पीकर वर्किंग क्लास की आवाज है। इसके बाद स्पीकर कहते हैं डू यू नो दैट ऑल द ग्रेट वर्क ऑफ द वर्ल्ड इज डन थ्रू मी। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सारे सिग्निफिकेंट काम मेरे द्वारा किए जाते हैं। यहाँ वो दुनिया की प्रोग्रेस में अपनी कंट्रीब्यूशन बता रहा है। फिर वो कहता है आई एम द वर्किंग मैन द इन्वेंटर द मेकर ऑफ द वर्ल्ड्स फूड एंड क्लोथ्स। यहाँ मतलब सिंपल है, मैं ही वर्किंग मैन हूँ, मैं ही इन्वेंटर हूँ जो चीज़ें इन्वेंट करता हूँ और मैं ही दुनिया का खाना और कपड़े बनाता हूँ, यानी कि सारे एसेंशियल नेसेसरी काम मैं ही करता हूँ। आई एम द ऑडियंस दैट विटनेसेस हिस्ट्री। मैं वो ऑडियंस हूँ जो इतिहास को बनते हुए देखता हूँ। क्योंकि हिस्ट्री को बनाने में उसे कोई खास रोल नहीं दिया जाता, तो वो हिस्ट्री को बनते हुए सिर्फ देखता है। द नेपोलियंस कम फ्रॉम मी एंड द लिंकन्स। नेपोलियन एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, अब्राहम लिंकन एक यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्लेवरी का एंड किया था। यहाँ पर वो कहता है कि ऐसे नेपोलियंस और लिंकन्स भी इसी जनता में से निकलते हैं, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स भी इसी जनता में से, साधारण लोगों में से ही उभरते हैं। दे डाई एंड देन आई सेंड फोर्थ मोर नेपोलियंस एंड लिंकन्स। और जब ऐसे नेपोलियंस और लिंकन्स की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसी भीड़ में से और नेपोलियंस और लिंकन्स और रिमार्केबल लीडर्स निकलते हैं। आई एम द सीड ग्राउंड, आई एम अ प्रेयरी दैट विल स्टैंड फॉर मच प्लाउइंग। स्पीकर यहाँ खुद को एक सीड ग्राउंड बता रहे हैं, एक उपजाऊ भूमि जिसमें से फसल उगती है। अपने आप को एक प्रेयरी बता रहे हैं, एक हरा भरा ग्रास लैंड जिसके ऊपर जितना मर्जी कोई हल चलाए, लेकिन वहां से फिर भी अच्छी फसल ही निकलेगी। टेरेबल स्टॉर्म्स पास ओवर मी। मुझ पर से, यानी कि वर्किंग क्लास पर से बड़ी बड़ी आंधी तूफान जैसी चुनौतियां और संघर्ष गुजरे हैं। आई फॉरगेट, और इन चुनौतियों को, इन प्रॉब्लम्स को भूलकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। द बेस्ट ऑफ मी इज सक्ड आउट एंड वेस्टेड। मेरा बेस्ट पोटेंशियल, मेरा योगदान मुझ में से निचोड़ लिया जाता है और उस योगदान के लिए मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। आई फॉरगेट, और हम लोग ये भी भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, माइंड नहीं करते।
एवरीथिंग बट डेथ कम्स टू मी एंड मेक्स मी वर्क एंड गिव अप व्हाट आई हैव। स्पीकर कहते हैं कि वर्किंग क्लास की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस आते हैं कि बस मौत ही नहीं आती, उसके अलावा सारे ही चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस की वजह से उनको काम करना जारी रखना पड़ता है और उन चैलेंजेस की वजह से उनके पास कभी कभी जो होता है वो चैलेंजेस लेकर चले जाते हैं। सपोज घर में कोई बीमार पड़ गया, जो थोड़ा बहुत कमाया वो भी छिन गया। इस तरह के सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़ते हैं। तो वो फिर से कहता है एंड आई फॉरगेट। यहाँ भी इस बात को भी भूलकर वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे वर्किंग क्लास की रिजिलियंस और स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि वो हिम्मत नहीं हारते जबकि उनकी लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है। समटाइम्स आई ग्राउल, शेक माई सेल्फ एंड स्पैटर अ फ्यू रेड ड्रॉप्स फॉर हिस्ट्री टू रिमेंबर। और कभी कभी जब हद से बात गुजर जाती है तब मुझे गुस्सा आता है और मैं ग्राउल करता हूँ। ग्राउल यहाँ पर एक सिर्फ मेटाफॉर है। कहने का मतलब ये है कि वर्किंग क्लास कभी कभी रिवोल्ट करती है, विद्रोह करती है और अपने संघर्षों की जो निशानियां हैं वो वायलेंस के रूप में हिस्ट्री में छोड़ जाती है, जिसको वो रेड ड्रॉप्स बोलता है। देन आई फॉरगेट, और वो फिर से इस बात को भूल जाता है, अपना गुस्सा भी भुला के आगे बढ़ के काम में लग जाता है। और अब पोएम की 2 फाइनल लाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। When I the people learn to remember, और जब मैं जनता याद रखना सीख लूंगी। When I the people use the lessons of yesterday, और जब मैं वर्किंग क्लास अपने बीते हुए कल की चीज़ों से लेसन्स लेना सीख लूंगा। And no longer forget who robbed me last year, who played me for a fool, और जब मैं ये नहीं भूलूंगा कि पिछले साल मुझे किसने लूटा था या किसने मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की थी। Then there will be no speaker in all the world to say the name the people with any fleck of a sneer in his voice or any far off smile of derision. उस दिन दुनिया में कोई भी हमारा नाम यानी कि वर्ड्स द पीपल, द मासेस, द मॉब, इन वर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट, रिडिक्यूल या इंसल्ट के साथ नहीं बुलाएगा। यहाँ फ्लेक ऑफ अ स्नीयर का मतलब है इंसल्ट के एक हिंट के साथ, और फार ऑफ स्माइल ऑफ डिरिजन का मतलब है एक मजाक, उपहास, खिल्ली उड़ाते हुए किसी की तरफ देखना। तो जिस दिन मैंने अपनी भूलने की आदत को छोड़ दिया उस दिन द पीपल, द मॉब, द क्राउड, द मास विल अराइव देन। उन वर्ड्स को जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बस इस तरह से ये पोएम खत्म होती है और इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि ऑल्दो वर्किंग क्लास बहुत पावरफुल है लेकिन उसको निग्लेक्ट किया गया है, पर अगर वो अपनी भूलने की आदत को छोड़ देगी तो उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इस पोएम के एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला ध्यान तो इसी बात पे जाता है कि जो वर्ड मॉब, मासेस, क्राउड है इसको हमेशा से ही डिसरिस्पेक्ट के साथ देखा गया है। रोमन एम्पायर में मॉब यूज हुआ करता था स्लेव्स के लिए, मिडिल एजेस में मॉब वर्ड यूज हुआ करता था पेजेंट्स के लिए। आज भी मॉब और मासेस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो एक्चुअली हैं तो बहुत जरूरी हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन जिन्हें सोसाइटी का सबसे नीचा पार्ट समझा जाता है यानी कि वर्किंग क्लास। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें, कार्ल सैंडबर्ग क्योंकि वर्किंग क्लास के लिए लिखते थे, सिंपल लिखते थे, तो वो अपनी पोएम्स में लिटरेरी डिवाइसेस का यूज बिल्कुल मिनिमम रखते थे। लेकिन फिर भी इस पोएम में सीड ग्राउंड और प्रेयरी एक मेटाफर है वर्किंग क्लास की फर्टिलिटी का, कि वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है, वहां से लीडर्स, इनोवेटर्स, वर्कर्स सभी निकलते हैं। प्लाउइंग एक मेटाफर है वर्किंग क्लास की स्ट्रगल्स के लिए। इसी तरह से स्टॉर्म भी एक मेटाफर है उनकी हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स के लिए। इस पोएम में आई फॉरगेट को भी कई बार रिपीट किया गया है। ये एक डिवाइस है एनाफोरा जिसमें हम रेपिटेशन देखते हैं। आई फॉरगेट बार बार रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि वर्किंग क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने पास्ट दुख भुला के आगे बढ़ती है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती रहती है। पर इस फॉरगेटिंग को, ये भूलने की आदत को वो एक स्ट्रेंथ भी मानता है कि हम रिजिलियंट हैं, भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, और एक वीकनेस भी मानता है कि हम लोग भुला देते हैं कि किसने हमें एक्सप्लॉइट किया और हम इस बारे में कुछ नहीं करते। अगर भाषा की बात हम करें तो लैंग्वेज एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जानबूझ के वो अपने टाइम के पोएट्स की तरह इसको डिफिकल्ट नहीं बना रहे हैं। पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई मीटर नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है। कार्ल सैंडबर्ग की इसी सिंप्लिसिटी की वजह से उनको वॉल्ट विटमैन से कंपेयर किया जाता है, जो कि एक और ग्रेट अमेरिकन पोएट थे। तो बस ये थी इस पोएम की समरी और एनालिसिस।
आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।